जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त। आप लोग को लग रहा होगा कि भाई कुछ दिन से क्लास 10वीं का समर्पण बैच के अंतर्गत जो कक्षा थी वह संचालित नहीं किया जा रहा है दोस्तों। तो ये उस दिन क्या हुआ ना कि पहले अब सोचे कि 12th वाला को कक्षा 12वीं वाला का जो पूरा कर दिया जाए, उसके बाद इसको भी 2 से 3 दिन में इसको भी यथासंभव है प्रयासरत हूँ मैं कि इसको भी समाप्त कर दिया जाए। समाप्त कर देने का मतलब ये हम लोग का गद्य खंड समाप्त होगा, बात समझ है ना। उसके बाद काव्य खंड, उसके बाद एक बार हम लोग पूरा समझ है ना, उस एक बार पूरा हम लोग लेखक परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद तो हम लोग का अपना बीच बीच में भैया व्याकरण नहीं पढ़ेंगे हम लोग, बात समझ ना। व्याकरण पर हम लोग को अधिक जोर देने की आवश्यकता है, क्योंकि उससे अधिक प्रश्न पूछने की संभावनाएं हैं, आती ही है। संभावनाएं क्या, ये वास्तविकता है, बात समझ है ना। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे अमरकांत जी के द्वारा रचित बहादुर कहानी के बारे में। तो उससे पूर्व हम लोग थोड़ा सा संक्षेप में अमरकांत जी के बारे में जान लें। हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में नागरा बलिया में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, बात समझ है ना। और जो 1942 के स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने से अधूरी रह गई, उनका जो कुछ समय तक जैसे कि उनकी जो पढ़ाई थी ना, उस समय 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था ना, उसी समय उनका जो इंटरमीडिएट की पढ़ाई अधूरी रह गई, समझ है ना। और इलाहाबाद से बीए किया और 1948 ईस्वी में आगरा के दैनिक पत्र सैनिक के संपादकीय विभाग में नौकरी कर ली, समझ है ना। और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त है, समझ है ना। डिप्टी कलेक्टरी पुरस्कृत हुई थी भारतीय कहानी प्रतियोगिता में, समझ है ना। और आज़ादी के बाद के हिंदी कथा साहित्य के महत्वपूर्ण कथाकार अमरकांत की कहानियों में मध्य वर्ग, विशेषकर निम्न मध्य वर्ग के जीवन अनुभव और जिजीविषा का बेहद प्रभावशाली और अतरंग चित्रण मिलता है, समझ है ना। तो यही है। तो आइए इससे पूर्व अब हम लोग शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। आज हम लोग का जो मुख्य केंद्र बिंदु है बहादुर, जो शीर्षक कहानी है, उसको हम लोग अध्ययन करते हैं। आइए। सहसा मैं काफ़ी गंभीर हो गया था अचानक। सहसा मतलब समझ, जैसा कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। वह सामने खड़ा था और आंखों को बुरी तरह मलका रहा था, समझ है ना, ऊपर नीचे। 12-13 वर्ष की उम्र, ठिगना चकहिट शरीर, गोरा रंग और चपटा मुंह। वह सफ़ेद नेकर, आधी बाह की ही सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने था। उसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा था, समझ है ना। उसको घेर कर परिवार के अन्य लोग खड़े थे। निर्मला चमकती दृष्टि से कभी लड़के को देखती और कभी मुझको और अपने भाई को। निश्चय ही वह पंच बराबर हो गई थी, समझ ना। एक दोनों आदमी को देख रहे, कभी उसको, तो लोग ना कहते कि पंच बराबर हो गई है, समझ ना। उसको लेकर मेरे साले साहब आए थे, उसको लेकर मेरे साले साहब आए हुए थे, समझ ना, लेकर कर रहे हैं। नौकर रखना कई कारणों से बहुत ज़रूरी हो गया था, बात समझ ना। बहुत सारे घरों में जो होता है ना कि नौकर भी रखते हैं लोग। मेरे सभी भाई और रिश्तेदार अच्छे ओहदे पर थे और उन सभी के यहाँ नौकर थे, समझ है ना। रिश्तेदार की बात कर रहे हैं। मैं जब बहन की शादी में घर गया तो वहाँ नौकरों का सुख देखा। मेरी दोनों भाभियों रानी की तरह बैठकर चरपाइयाँ तोड़ती थी, जबकि निर्मला को सवेरे से लेकर रात तक खटना पड़ता था। मैं ईर्ष्या से जल गया, समझ ना। इसके बाद नौकरी पर वापस आया तो निर्मला दोनों पहर नौकर चाकर की माला जपने लगी, समझ ना। उसकी तरह अभागिन और दुखिया स्त्री को और भी कोई इस दुनिया में ना होगी, बात समझ ना। महिलाएं तो थोड़ा सा होती है, कुछ की वास्तविकता को भी जानती है, कुछ होती है कि आग में घी डालती है, समझ। वे लोग दूसरे होते हैं
जिनके भाग्य में नौकर का सुख होता है। पहले साल साहब से असाधारण विस्तार से उसका किस्सा सुनना पड़ा। वह एक नेपाली था, समझ रहे ना, जिसका गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर था। उस तरफ भैया मधुबनी तरफ, मिथिलांचल तरफ, समझ रहे ना। उसका बाप युद्ध में मारा गया था, समझ रहे ना। और उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। माँ उसकी बड़ी गुस्सैल थी और उसको बहुत मारती थी। माँ चाहती थी कि लड़का घर के काम धाम में हाथ बटाए, जबकि वह पहाड़ या जंगलों में निकल जाता और पेड़ों पर चढ़कर चिड़ियों के घोंसलों में हाथ डालकर उनके बच्चे पकड़ता या फल तोड़ तोड़ कर खाता। कभी कभी वह पशुओं को चराने के लिए ले जाता था, कभी कभी, समझे ना। उसने एक बार उस भैंस को बहुत मारा, जिसको उसकी माँ बहुत प्यार करती थी, और इसलिए जिससे वह बहुत चिढ़ता था। मार खाकर भैंस भागी भागी उसकी माँ के पास चली गई, जो कुछ दूरी पर एक खेत में काम कर रही थी। माँ का माथा ठनका, समझे ना। बेचारा बेजुबान जानवर चरना छोड़कर वहाँ क्यों आएगा? जरूर लवंडे ने इसको काफ़ी मारा है। मतलब ये थोड़ा सा उधर बलिया उलिया तरफ में इसका बोलते हैं लोग, तो लेखक भी तो वही करना, बलिया साइड क्या, समझ ना। मोड़ा मोड़ी, छोरा छोरी, समझ ना। वह गुस्से से पागल हो गई। जब लड़का आया तो माँ ने भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उसकी दुगनी पिटाई की और उसको वही कराहता हुआ छोड़कर घर लौट आई। लड़के का मन माँ से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा। जब सवेरा होने को आया तो वह घर पहुंचकर और किसी तरह अंदर चोरी चुपके घुस गया। फिर उसने घी की हांडिया में हाथ डालकर माँ के रखे रुपयों में से 2 रुपए निकाल लिए। अंत में 9-2-11 हो गया। वहाँ से 6 मील की दूरी पर बस स्टैंड था। वहाँ गोरखपुर जाने वाली बस थी। तुम्हारा नाम क्या है जी? मैंने पूछा। दिल बहादुर साहब। उसके स्वर में एक मीठी झंझनाहट थी। मुझे ठीक ठीक याद नहीं कि मैंने उसको क्या हिदायतें दी। शायद यह कि वह शरारतें छोड़कर ढंग से काम करे और घर को अपना घर समझे। इस घर में नौकर चाकर को बहुत प्यार और इज्जत से रखा जाता है, जो सब खाते पहनते हैं वही नौकर चाकर खाते पहनते हैं। अगर वह यहाँ रह गया तो ढंग सबूर सीख जाएगा, घर के और लड़कों की तरह पढ़ लिख जाएगा, समझे ना। ये नौकर के बारे में कहा जा रहा है कि नौकर यहाँ रहेगा तो मतलब घर के जैसे लड़के का जो से आदर सत्कार होता है उसी तरह के पढ़ भी लेगा। बात समझे ना। और उसकी जिंदगी सुधर जाएगी। निर्मला ने उसी समय कुछ व्यवहारिक उपदेश दे डाले थे। इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं। वह न किसी के यहाँ जाए और न किसी का काम करे। कोई बाजार से कुछ लाने को कहे तो वह अभी आता हूँ कहकर अंदर खिसक जाए। कुछ लोग होते हैं कि कहिएगा काम करने के लिए तो मतलब कुछ टाल मटोल कर ही देते हैं। बात समझे ना, उसी किस्म के हैं। उसको घर के सभी लोगों से सम्मान और तमीज से बोलना चाहिए और भी बहुत सी
बातें। अंत में निर्मला ने बहुत ही उदारतापूर्वक लड़के के नाम में से दिल शब्द उड़ा दिया। समझ है ना, ये देखिए बात समझिएगा। दिल बहादुर, अब समझ में आया होगा शीर्षक का। एक लड़का का नाम है दिल बहादुर, लेकिन दिल को गायब हो गया, दिल गायब हो जा रहा है और बहादुर अब परिचित हो गया। परंतु बहादुर बहुत ही हंसमुख और मेहनती निकला। उसकी वजह से कुछ दिनों तक हमारे घर में वैसा ही उत्साहपूर्ण वातावरण छाया रहा जैसा कि प्रथम बार तोता मैना या पिल्ला पालने पर होता है। सवेरे सवेरे ही मोहल्ले के छोटे लड़के घर के अंदर आकर खड़े हो जाते और उसको देखकर हंसते या तरह तरह के प्रश्न करते। ये तुम लोग छिपकली को क्या कहते हो? ये तुमने शेर देखा है? ऐसी ही बातें उससे पहाड़ी गाने की फरमाइशें की जाती। घर के लोग भी उससे इसी प्रकार की छेड़खानियाँ करते थे। वह जितना उत्तर देता था उससे अधिक हंसता था। सबको उसके खाने और नाश्ते की बड़ी फिक्र रहती। निर्मला आंगन में खड़ी होकर पड़ोसियों को सुनाते हुए कहती थी, बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते? मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं हूँ जो नौकर चाकर को जलाती भूनती हैं। समझ है ना, कह रहे हैं कि मैं दूसरी औरतों की तरह, नौकर है तो नौकर की तरफ बर्ताव नहीं किया जाएगा, आप आराम से रहिए घर की सदस्य। मैं तो नौकर चाकर को अपने बच्चे की तरह रखती हूँ। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि 100-150 महीनवारी उस पर भले ही खर्च हो जाए, पर तकलीफ उसको जरा भी नहीं होनी चाहिए। बात समझे ना, जो रखवाए हैं। एक नेकर कमीज तो उसी रोज लाए थे, और भी कपड़े बन रहे हैं। समझे ना। धीरे धीरे वह घर के सारे काम करने लगा। सवेरे ही उठकर वह बाहर नीम के पेड़ से दातुन तोड़ लाता था। वह हाथ का सहारा लिए बिना कुछ दूर तक तने पर दौड़ते हुए चढ़ जाता। मिनट भर में वह पेड़ की पुलई पर नजर आता। निर्मला छाती पीट कर कहती थी, अरे रीछ बंदर की जात, कहीं गिर गया तो बड़ा बुरा होगा। वह घर की सफाई करता, कमरों में पोछा लगाता, अंगीठी जलाता, चाय बनाता और पिलाता, दोपहर में कपड़े धोता और बर्तन मलता। वह रसोई बनाने की भी जिद करता, पर निर्मला स्वयं सब्जी और रोटी बनाती। निर्मला को उसकी बहुत फिक्र रहती थी। उसकी उन दिनों तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वह कुछ दवा ले रही थी। बहादुर उसको कोई काम करते देख कर कहता था, माताजी मेहनत न करो, तकलीफ बढ़ जाएगा। वह कोई भी काम करता होता, समय होने पर हाथ धोकर भालू की तरह दौड़ता हुआ कमरे में जाता और दवाई का डिब्बा निर्मला के सामने लाकर रख देता। समझ है ना, कि ऐसे भालू की तरह कि मतलब आ जाएगा, उसको टेंशन नहीं करने का, चिंता नहीं करने का। जब मैं शाम को दफ्तर से आया तो घर के सभी लोग मेरे पास आकर दिन भर के अपने अनुभव सुनाते थे। बाद में वह भी आता था। वह एक बार मेरी ओर देखकर सिर झुका लेता और धीरे धीरे मुस्कुराने लगता। वह कोई बहुत ही मामूली घटना की रिपोर्ट देता, बाबूजी, बहन जी, एक सहेली आया था, या बाबूजी, भैया सिनेमा गया था। इसके बाद वह इस तरह हंसने लगता था गोया बहुत ही मज़ेदार बात कह दी हो। उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियाँ बिखर गई हो। मैं उससे बातचीत करना चाहता था, पर ऐसी इच्छा रहते हुए
भी मैं जानबूझकर बहुत गंभीर हो जाता था और दूसरी ओर देखने लगता था। निर्मला कभी कभी उससे पूछती थी, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है? नहीं। क्यों? वह मरता क्यों था? इतना कहकर वह खूब हंसता था, जैसे मार खाना खुशी की बात हो। समझे ना? तब तुम तब तुम अपना पैसा माँ के पास कैसे भेजने को कहते हो? माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। वह और भी हंसता था। समझ ना? एक कहानी है तो देखिए। निर्मला ने उसको एक फटी पुरानी दरी दे दी थी। घर से वह एक चादर भी ले आया था। रात को काम धाम करने के बाद वह भीतर के बरामदे में एक टूटी हुई बसकट पर अपना बिस्तर बिछाता था। वह बिस्तर पर बैठ जाता और अपनी जेब में से कपड़े की एक गोल सी नेपाली टोपी निकाल कर पहन लेता। समझे ना? नेपाली टोपी अलग किस्म के होते थे, जो बाई ओर काफ़ी झुकी रहती थी। फिर वह एक छोटा सा आईना निकालकर बंदर की तरह उसमें अपना मुंह देखता था। वह बहुत ही प्रसन्न नजर आता था। इसके बाद कुछ और भी चीजें इसके बाद कुछ और भी चीजें उसकी जेब से निकलकर उसके बिस्तरे पर सज जाती थी। कुछ गोलियां, पुराने ताश की एक गड्डी, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड, कागज की नावें। वह कुछ देर तक उनसे खेलता था। उसके बाद वह धीमे धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता था। उन पहाड़ी गानों का अर्थ हम समझ नहीं पाते थे, पर उसकी मीठी उदासी सारे घर में फैल जाती, जैसे कोई पहाड़ की निर्जनता में अपनी किसी बिछुड़े हुए साथी को बुला रहा हो। समझे ना? दिन मज़े में बीतने लगे। बरसात आ गई थी, पानी रुकता था और बरसात बरसता था। मैं अपने को बहुत ऊंचा महसूस करने लगा था। अपने परिवार और संबंधियों के बड़प्पन तथा शान बान पर मुझे सदा गर्व रहा। मैं मोहल्ले के लोगों को पहले से भी तुच्छ समझने लगा। मैं किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता, किसी की ओर ठीक से देखता भी नहीं था। दूसरे के बच्चे को मामूली सी शरारत पर डांट डपट देता। समझ रहे ना? कई बार पड़ोसियों को सुना चुका था, जिसके पास कलेजा है वही आजकल नौकर रख सकता है। समझे ना? लोग ये कह रहे हैं कि कलेजा का बात है तब नौकर रखेंगे। आम दिन तो सबको बस में नहीं है नौकर को रखना। समझे ना? घर के स्वांग की तरह रहता है। निर्मला भी सारे मोहल्ले में शुभ सूचना दे आई थी। आधी तनख्वाह तो नौकर पर ही खर्च हो रही है, पर रुपया पैसा कमाया किस लिए जाता है? बात समझ ना? कुछ लोग का भाई है कि भाई खर्च में रहे तो भी क्या, लेकिन पूरा ऐशो आराम की जीवन जीना ही चाहिए। लोग अपना मानते हैं, अपना अपना अवधारणाएं हैं। समझ ना? वे तो कई बार कह ही चुके थे कि तुम्हारे लिए दुनिया के किसी कोने से नौकर जरूर लाऊंगा। वही हुआ। निसंदेह बहादुर की वजह से सबको खूब आराम मिल रहा था। घर खूब साफ और चिकना रहता था, कमरे चमचम सफ़ेद। निर्मला की तबीयत भी काफ़ी सुधर गई। अब कोई एक घर भी न सकता था। किसी को मामूली से मामूली काम करना होता तो वह बहादुर को आवाज़ देता, बहादुर एक गिलास पानी, बहादुर पेंसिल नीचे गिरी है उठाना। इसी तरह की फरमाइश से बहादुर घर में फिरकी की तरह नाचता रहता। सभी रात में पहले ही सो जाते थे और सवेरे 8 बजे के पहले ना उठते थे।
समझ है ना। मेरा बड़ा लड़का किशोर काफी शान शौकत और रोब दाब से रहने का कायल था और उसने बहादुर को अपने कड़े अनुशासन में रखने की आवश्यकता महसूस कर ली थी। फलतः फलतः उसने फलतः फलतः उसने अपने सभी काम बहादुर को सौंप दिए। सवेरे उसके जूतों में पॉलिश लगनी चाहिए, समझ ना। कलेजा जाने के ठीक पहले साइकिल की सफाई जरूरी थी। रोज ही उसके कपड़ों की धुलाई और इस्त्री होनी चाहिए और रात में सोने समय वह नित्य बहादुर से अपने शरीर की मालिश कराता और मुक्की भी लगवाता। पर इतनी सारी फरमाइशों की पूर्ति में कभी कभी कोई गड़बड़ी भी हो जाती। जब ऐसा होता किशोर गर्जन तर्जन करने लगता, उसको बुरी बुरी गालियां देता और उस पर हाथ छोड़ देता। मार खाकर बहादुर एक कोने में खड़ा हो जाता। चुपचाप देख बे, किशोर चेतावनी देता, मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए। अगर एक काम भी छूटा तो मारते मारते हुलिया टाइट कर दूंगा, समझ है ना। हुलिया कह रहे हैं। साला काम चोर, करता क्या है तू, बैठा बैठा खाता है, समझ है ना। ये कह रहा है भाई नौकर उकर के बारे में, जैसे होता है ना आम दिनों में। रोज ही कोई ना कोई ऐसी बात होने लगी जिसकी रिपोर्ट पत्नी मुझे देती थी। मैंने किशोर को मना किया पर वह नहीं माना तो मैंने यह सोचकर छोड़ दिया कि थोड़ा बहुत तो यह चलता ही रहता है। फिर एक हाथ से ताली कहाँ बजती, समझ है ना। एक हाथ से ताली कहाँ बजती है, थोड़ा बहुत। बहादुर भी बदमाशी करता होगा, लेकिन क्या नाम है, दिल बहादुर नाम है, लेकिन दिल गायब हो गया तो बहादुर ही, समझ है ना। पर एक दिन जब मैं दफ्तर में आया तो मैंने किशोर को एक डंडे से बहादुर की पिटाई करते हुए देखा। निर्मला कुछ दूरी पर खड़ी होकर हाँ हाँ करती हुई माना कर रही थी। मैंने किशोर को डांट कर अलग किया। कारण यह था कि शाम को साइकिल की सफाई करना बहादुर भूल गया था। बात समझ ना, कोई काम भूल जाते हैं तो नौकर को थोड़ा सा डांट डपट तो लगती ही है। किशोर ने उसको मारा तथा गालियां दी तो उसने उसका काम करने से ही इनकार कर दिया। तुम साइकिल साफ क्यों नहीं करते, मैंने उससे कड़ाई से पूछा। बाबूजी, भैया ने मेरे बाप को क्यों क्यों लाकर खड़ा किया, वह रोते हुए बोला। मैं जानता था कि किशोर उसको और भी भद्दी गालियां देता था, लेकिन आज उसने सुअर का बच्चा कहा था। गाली देख रहे हैं ना, किस शब्द की तरह के अल्फाज का प्रयोग कर रहे हैं, जो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। निस्संदेह वह गाली उसके बाप पर पड़ती थी। मुझे कुछ हंसी आ गई। खैर, किशोर के व्यवहार को अच्छा नहीं कहा जा सकता था, पर गृह स्वामी होने के कारण मुझ पर कुछ और गंभीर दायित्व भी थे, समझ ना। मैंने उससे समझाया, बहादुर, ये आदतें ठीक नहीं। तुम ठीक से काम करोगे तो तुमको कोई कुछ भी नहीं कहेगा। मेहनत बहुत अच्छी चीज़ है। जो उससे बचने की कोशिश करता है वह कुछ भी नहीं कर सकता। बात समझना। रूठना फूलना मुझे सख्त नापसंद है। तुम तो घर के लड़के की तरह हो, समझ ना। नौकर रूठ जाता है तो वहाँ उसको मनाया जा रहा है किस तरह से, समझना। घर के लड़के मार नहीं खाते। हम तुमको जिस सुख आराम से रखते हैं वह कोई रखेगा, क्या रखेगा। जाकर दूसरे घरों में देखो तो पता लगे। नौकर चाकर भरपेट भोजन के लिए तरसते रहते हैं। चलो, सब खत्म हुआ, अब काम करो। वह चुपचाप सुनता रहा, फिर हाथ मुंह धोकर
काम करने लगा। जल्दी वह प्रसन्न भी हो गया। रात में सोते समय वह अपनी टोपी पहनकर देर तक गाता रहा। लेकिन कुछ दिनों बाद एक और भी गड़बड़ी शुरू हो गई। निर्मला बहुत पतली पतली रोटियां सेकती थी, इसलिए वह रोटी बनाने का काम कभी भी बहादुर से नहीं लेती थी। लेकिन मोहल्ले की किसी औरत ने उसे यह सिखा दिया कि परिवार के लिए रोटियां बनाने के बाद वह बहादुर से कहे कि वह अपनी रोटी खुद बना लिया करे, नहीं तो नौकर चाकर की आदतें खराब हो जाती है। महीन खाने से उनकी आदत बिगड़ जाती है। समझे ना, लोग तरह तरह के होते हैं पड़ोसी, समझ रहे ना, किस तरह की बात को करना है, कैसे कोई घर में शांति चल रहा है तो उसमें कलह उत्पन्न करना, कलह की बीज बीजारोपण करना, वे महिलाएं गांव के अधिकतर जानती हैं। महिलाएं नहीं, पुरुष भी हैं कुछ वर्ग, समझ रहे ना। तो भाई देखिए, पहले से खाना बनता था, लेकिन अब बोल रहे हैं कि नौकर को बोल दिया जाए कि वो अपने लिए रोटियां खुद ही बना ले, नहीं तो उनकी आदत बिगड़ जाएगी। ये क्या बात है। खैर देखिए आगे। यह बात निर्मला को जच गई थी और रात में उसने ऐसा ही प्रयोग किया। वह अपनी रोटियां बनाकर चौके में से उठ गई। बहादुर का मुंह उतर गया। वह चूल्हे के पास सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा रहा। क्या हो गया रे? निर्मला ने पूछा। वह कुछ नहीं बोला। चल चुपचाप बना अपनी रोटियां। तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी? तू कोई घर का लड़का है? देख रहे हैं ना कैसे मतलब मनाया कैसे जाता है। फिर अभी क्या किस तरह के नौकर चाकर तो अपना बनाकर खाते ही रहते हैं। तीता तो इनको इसलिए लग रहा है कि सारे घर के लिए मैंने रोटियां बनाई। इनको अलग करके इनके साथ भेद क्यों किया? समझ है ना, ये बात लाजमी है भाई। 4-5 रोटी ही खाता तो उसको बनाने में क्या ही दिक्कत था। परंतु देखिए, वाह रे, इसके पेट में तो लंबी दाढ़ी है। समझ नहीं, मुहावरा का प्रयोग है। समझ जा, रोटियां नहीं सेकेगा तो भूखा रहेगा। रोटी सेकना ही पड़ेगा, अन्यथा भूखे रहना। पर बहादुर उसी तरह खड़ा रहा तो निर्मला का गुस्से से बुरा हाल हो गया। उसने लपक कर उसके माथे पर 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। सुअर कहीं के, इसलिए तुझे किशोर मारता है, इसी वजह से तेरी माँ भी मारती होगी। चल बना रोटी। मैं नहीं बनाऊंगा। मेरी माँ भी सारे घर की रोटियां बनाकर मुझसे रोटी सेकवाती थी। वह रोने लगा था। समझ है ना। तो क्या मैं तेरी माँ हूँ कि तू मुझसे जिद कर रहा है? घर के लड़कों के बराबर बन रहा है। मारते मारते मुंह रंग दूंगी। समझ ना कैसे कहा जा रहा है, वार्तालाप हो रहा है। पर उसने अपने लिए रोटियां नहीं बनाई। मुझे भी बड़ा गुस्सा आया। मैंने उसको डांटा और समझाया, पर वह नहीं माना। रात भर वह भूखा ही रहा। पर सवेरे उठकर वह पहले की तरह ही हंसने लगा। उसने अंगीठी जलाकर अपने लिए रोटियां सेंकी। अपनी बनाई मोटी और भद्दी रोटियां को देखकर वह खिलखिलाने लगा। फिर रात की बची हुई सब्जी से उसने खाना खा लिया। देख रहे हैं ना कैसे नौकर के साथ बर्ताव किया जा रहा है। आज भी कुछ लोग ऐसे मतलब निष्ठा वाली हरकत करते हैं। लेकिन निर्मला का भी हाथ खुल गया था। वह उससे कुछ चिढ़ भी गई थी। अब बहादुर से कोई भी गलती होती तो वह उस पर हाथ चला देती। उसको मारने वाले अब घर में 2 व्यक्ति हो गए थे और कभी कभी एक गलती के लिए उसको दोनों मारते। बरसात बीत गई थी। आकाश दर्पण की तरह स्वच्छ दिखलाई देता। मैंने बहादुर की माँ के पास चिट्ठी लिखी थी। उसका लड़का मेरे पास मज़े में है और मैं उसकी तनख्वाह के पैसे उसके पास भेज दिया करूँगा। लेकिन कई महीनों के बाद भी उधर से कोई जवाब नहीं आया था। मैंने बहादुर से कह दिया था कि उसका पैसा यहाँ जमा रहेगा, जब वह घर जाएगा तो लेता जाएगा। बात समझ रहे ना। कहानी है एक नौकर की और एक मालकिन कैसे बर्ताव कर रहे हैं।
पर अब बहादुर से भूल गलतियां अधिक होने लगी थी। उसका शायद इसका कारण शायद इसका कारण मारपीट और गाली गलौज हो। मैं कभी कभी उसको रोकना चाहता, फिर यह सोचकर चुप लगा जाता चुप लगा जाता कि नौकर चाकर तो मारपीट खाते ही रहते हैं। एक दिन रविवार को मेरी पत्नी के एक रिश्तेदार आए। वह बीवी बच्चों के साथ थे। वह अपने किसी खास संबंधी के यहाँ आए थे, तो यहाँ भी भेंट मुलाकात करने के लिए चले आए थे। घर में बड़ी चहल पहल मच गई। मैं बाजार से रोहू मछली और देहरादूनी चावल ले आया, समझ रहे ना। नाश्ता पानी के बाद बातों की जलेबी छनने लगी, समझ रहे ना। बात पे बात लोग करने लगते हैं। पर इसी समय एक घटना हो गई। अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर झुककर देखने लगी। फिर उन्होंने चारपाई के अंदर झांक कर देखा। अंत में कमरे के अंदर गई और फर्श पर पड़े हुए कागज को उठाकर जांच पड़ताल करने लगी। क्या बात है, मैंने पूछा। रिश्तेदार की पत्नी जबरदस्ती मुस्कुराकर मजबूरी में सिर हिलाते हुए बोली, क्या बताएं, 11 रुपए साड़ी के खूंट से निकालकर यही चारपाई पर रखे, पर वे मिल नहीं रहे हैं। आपको ठीक याद है ना? हाँ, खूब अच्छी तरह याद है। ये रुपए मैंने खूंट में बांध कर रखे थे। रिक्शे वाले को देने के लिए खूंट खोला ही था। फिर वे रुपए चारपाई पर रख दिए थे कि 4 रुपए की मिठाई मंगा लूँगी और कुछ बच्चों के हाथ पर रख दूँगी। रास्ते में कोई ढंग की दुकान नहीं मिली थी, नहीं तो उधर से ही लाती। किसी के यहाँ खाली हाथ जाने में अच्छा भी नहीं लगता, समझ ना। अपना लोग का प्रचलन रहता है कि किसी के यहाँ जाइए तो है कुछ ना कुछ लेकर जाइए, या कोई सामान आपको देता है तो बदले में उसमें कुछ भर कर दीजिए, कुछ मतलब खाली नहीं बर्तन दिया जाता। तो बताइए आप, तो मैं कहीं की ना रही। फिर मेरी ओर झुककर धीमे स्वर में कहा था, जरा उससे से पूछिए ना, वह इधर आया था, कुछ देर तक यहाँ खड़ा रहा, फिर तेजी से बाहर चला गया था। अरे नहीं, वह ऐसा नहीं है, मैंने कहा। यू डू नॉट नो दिस पीपुल आर एक्सपर्ट इन दिस आर्ट, समझ ना। यू डू नॉट नो दिस पीपुल आर एक्सपर्ट इन दिस आर्ट, समझ ना। इंग्लिश में बोला जा रहा है। रिश्तेदार ने कहा। मैंने बहादुर की ओर तिरछी दृष्टि से देखा। वह सिर झुकाकर आटा गूंथ रहा था। उसके चेहरे पर संतुष्टि एवं प्रफुल्लता थी। उसने ऐसा काम तो कभी न किया, बल्कि जब कभी उसने 2-4 आने इधर उधर पड़े देखे तो उठाकर निर्मला के हाथ में दे दिए थे। पर किसी के दिल की बात कोई कैसे जान सकता है। ना मालूम अचानक मुझे क्या हो गया और मैं गुस्से में आ गया। बहादुर, मैंने कड़े स्वर में कहा। जी बाबूजी, इधर आओ। वह आकर खड़ा हो गया। तुमने यहाँ से रुपए उठाए थे? जी नहीं बाबूजी, उसने निर्भय उत्तर दिया। ठीक बताओ, मैं बुरा नहीं मानूंगा। नहीं बाबूजी, मैं लेता तो बता देता, तुम यहाँ खड़े नहीं थे, रिश्तेदार की पत्नी ने कहा। फिर तेजी से बाहर चले गए। देखो भैया, सच सच बता दो, मिठाई खरीदने और बच्चे को देने के लिए ये रुपए रखे थे। मैं तो बुरी फंसी। अब वापस जाने के लिए रिक्शे के भी पैसे नहीं, समझ ना। रिक्शे के भी पैसे नहीं रहे। मैं तो बाहर नमक लेने गया था। सच सच बता बहादुर, अगर नहीं बताएगा तो बहुत पीटूंगा और पुलिस के सुपुर्द कर दूंगा। मैं चिल्ला पड़ा। मैं नहीं लिया बाबूजी। बहादुर का मुंह काला पड़ गया था।
पता नहीं मुझे क्या हो गया। मैंने सहसा उछलकर उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। मैं आशा कर रहा था कि ऐसा करने से वह बता देगा। तमाचा खाकर वह गिरते गिरते बच्चा। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने नहीं लिया। इसी समय रिश्तेदार साहब ने एक अजीब हरकत की। अच्छा छोड़िए, इसको पुलिस के पास ले जाता हूँ। इतना कहकर उन्होंने बहादुर का हाथ पकड़ लिया और उसके दरवाजे की ओर घसीट कर ले गए। पर दरवाजे के पास उससे धीरे से बोले, देखो तुम मुझे बता दो, मैं कुछ नहीं करूँगा, बल्कि तुमको इनाम में 2 रुपए दे दूंगा। 2 रुपए की उस समय अहमियत थी। पर बहादुर ने इनकार कर दिया। इसके बाद रिश्तेदार साहब 2-3 बार उसको दरवाजे की ओर खींच कर ले गए, जैसे पुलिस को देने ही जा रहे हैं हम। लेकिन आगे बढ़कर वह रुक जाते हैं और उसमें धीमे धीमे शब्दों में पूछताछ करने लगते। अंत में हार कर उन्होंने उसको छोड़ दिया और वापस आकर चरपाई पर बैठते हुए हंसकर बोले, जाने दीजिए, ये सब बड़े घाघ होते हैं। किसी झाड़ी बाड़ी में छिपा आया होगा या जमीन में गाड़ आया होगा। मैं तो इन सबों को खूब जानता हूँ। भालू बंदर से कम थोड़े होते हैं ये। चलिए, इतना नुकसान लिखा था, समझ है ना। इसके बाद निर्मला ने भी उसको डराया धमकाया और 2-4 तमाचे जड़ दिए, पर वह नहीं करता रहा। इस घटना के बाद बहादुर काफी डांट मार खाने लगा। घर के सभी लोग उसको कुत्ते की तरह दुरदुराया करते। किशोरी तो जैसे उसकी जान के पीछे पड़ गया था। वह उदास रहने लगा और काम में लापरवाही करने लगा। एक दिन मैं दफ्तर से लेट से आया। निर्मला आंगन में चुपचाप सिर पर हाथ रखकर बैठी थी। अन्य लड़कों को पता नहीं था। केवल लड़की अपनी माँ के पास खड़ी थी। अंगूठी अभी नहीं जली थी। आंगन गंदा पड़ा था। बर्तन बिना मले हुए रखे थे। सारा घर जैसे काट रहा था, समझ है ना। क्या बात है, मैंने पूछा। बहादुर भाग गया क्यों? पता नहीं, आज तो कुछ हुआ भी नहीं था। सवेरे से ही बड़ा प्रसन्न हमेशा माताजी किए रहा। दोपहर में खाना खाया। उसके बाद आंगन से सिलबट्टा लेकर बरामदे में रखने जा रहा था कि सिल हाथ से छूटकर गिर गई और 2 टुकड़े हो गए, जिसमें मसाला वसाला पीसा जाता था। शायद इसी डर से वह भाग गया कि लोग मारेंगे। पर मैं इसके लिए उसको थोड़े कुछ मांग कहती। क्या बताऊं, मेरी किस्मत में आराम ही नहीं है। एक मतलब औरत रहती है जिसके जीवन में सोचती है कि नौकर रख लेने से जीवन पूरा अत्यंत आनंदमय व्यतीत होगा, लेकिन ऐसा उनको लगता है कि नहीं हो रहा है, कुछ ले गया। यही तो अफसोस है, कोई भी सामान नहीं ले गया है। उसके कपड़े, उसका बिस्तरा, उसके जूते सभी छोड़ गया। पता नहीं उसने हमें क्या समझा। अगर वह कहता तो मैं उसे रोकती थोड़े, बल्कि उसको खूब अच्छी तरह पहना ओढ़ा कर भेजती। हाथ में उसकी तनख्वाह के रुपए रख देती। 2-4 रुपए और अधिक दे देती। पर वह तो कुछ ले ही नहीं गया। और वे 11 रुपए, अरे वह सब झूठ है। मैं तो पहले ही जानती थी कि वे लोग बच्चों को कुछ देना नहीं चाहते, इसलिए अपनी गलती और लाज छिपाने के लिए यह प्रपंच रच रहे हैं। बात समझ ना। उन लोगों को क्या मैं जानती नहीं? कभी उनके रुपए रास्ते में गुम हो जाते, कभी वे गलती से घर ही छोड़ आते हैं। मेरे कलेजे में तो जैसे कुछ
हो रहा है। किशोर को भी बड़ा अफसोस है। उसने सारा सामान छान मारा पर बहादुर नहीं मिला। किशोर आकर कहने लगा, अम्मा एक बार भी अगर बहादुर आ जाता तो मैं उसको पकड़ लेता और कभी जाने न देता, उससे माफ़ी मांग लेता और कभी न मरता। सच अब ऐसा कभी ना मिलेगा, नहीं मिलेगा। सच अब ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा। कितना आराम दे गया है वह। अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता। निर्मला आंखों में आंचल रखकर रोने लगी। मुझे बड़ा क्रोध आया। मैं चिल्लाना चाहता था, पर भीतर ही भीतर कलेजा जैसे बैठ रहा हो। मैं वहीं चारपाई पर सिर झुकाकर बैठ गया। मुझे एक अजीब सी लज्जता का अनुभव हो रहा था। यदि मैं न मारता तो शायद वह न जाता। मैंने आंगन में नजरें दौड़ाई। एक और स्टूल पर उसका बिस्तरा रखा था। अलगनी पर उसके कुछ कपड़े टंगे थे। स्टूल के नीचे वह भूरा जूता था जो मेरे साले साहब के लड़के का था। मैं उठकर अलगानी के पास गया और उसके नेकर की जेब में हाथ डालकर उसके सामान निकलने लगा। वही गोलियां, पुराने ताश की गड्डी, खूबसूरत पत्थर, ब्लेड, कागज की नावें। समझ ना, तो यहीं पर समाप्त हुआ। मतलब एक नौकर के बारे में, नौकर भाग जाने पर लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, रहने पर उनका कोई कदर नहीं, अब भाग जाने पर उसका पूरा प्रशंसा हो रहा है। समझ ना। तुच्छ, नगण्य, शुद्ध, फरमाइश, आग्रह, निवेदन, नेकर, पैंट, पुलई, पेड़ की सबसे ऊंची शाखा, समांग, सगा, परिवार का सदस्य, फिरकी, नाचने वाली घिरनी, कायल, आकांक्षी, अभ्यस्त आदि, दायित्व, जिम्मेदारी, दर्पण, आईना, खूंट, साड़ी के आंचल से बंधी हुई गांठ, घाघ, घूटा हुआ चतुर, हौटना, मथना, मथाना, अलगानी, कपड़े डालने के लिए बंधी लंबी रस्सी या खूंटी। तो यहीं पे कहानी समाप्त हुआ भैया। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक मुझे याद दीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।